आज के इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट वर्क एजुकेशन का वीवीआई टॉपिक्स देखेंगे, यानी जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके हर यूनिट से रिलेटेड, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो इस एक ही वीडियो के अंदर आपके यूनिट 1 से लेकर 5 तक की रिवीजन भी हो जाएगी और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि हर यूनिट से ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से बनकर पेपर के अंदर आ सकता है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें शुरू से एंड तक, क्योंकि हर एक यूनिट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है पांचों में से जिसके अंदर से क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर ना आए। एक बात ध्यान रखने वाली ये भी है कि ये जो वर्क एजुकेशन का पेपर है आपका, अगर आप इसका सिलेबस देखोगे तो हर यूनिट में बहुत ही कम पॉइंट्स हैं। तो ध्यान रखना है, क्योंकि कम पॉइंट्स हैं तो उन्हीं पॉइंट्स से जो क्वेश्चंस हैं वो भी आने के चांसेस हैं। तो आप उनको अच्छे से क्लियर करके पेपर के लिए जाएंगे। और इस वीडियो के बाद मैं आपको वर्क एजुकेशन का जो अभी इंटरनल का क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं आपको रिलीज़ कर दूंगी, क्योंकि प्लेलिस्ट के अंदर वो वाला क्वेश्चन पेपर नहीं है। तो आप वहाँ से क्वेश्चंस का आइडिया भी ले लेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को और यूनिट 1 स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पर सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए वो है कार्य शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि एम्स। तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा कि जो वर्क एजुकेशन है उसकी क्या क्या महत्वता है या फिर उपयोगिता है या फिर ऑब्जेक्टिव है, सीधा सीधा पूछेगा। तब आपको बताना पड़ेगा कि क्यों वर्क एजुकेशन जो है वो बच्चों के लिए स्कूल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्य के प्रति उचित व्यवहार बच्चों के अंदर लेके आता है। बच्चे ये समझते हैं कि जो लोग काम करते हैं उनके प्रति भी हमें सम्मान का भाव रखना चाहिए। समय का सदुपयोग, कार्य शिक्षा में बच्चे नई नई चीज़ें सीखते हैं और फिर जो उनका खाली टाइम होता है उसमें वो उसका सही यूज़ कर पाते हैं अपने टाइम का। उसके बाद नेतृत्व गुण बच्चों के अंदर आता है। कार्य शिक्षा में आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो काम होते हैं वो ग्रुप में होते हैं और एज अ ग्रुप जब काम कराते हैं तो बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप हो जाती है। फिर रचनात्मक सोच आता है बच्चों के अंदर कि किसी भी चीज़ को किस तरीके से मॉडिफाई करके हम और बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ कौशल विकास की बच्चों के अंदर जो भी कौशल है उनका पहले से उसका भी डेवलपमेंट होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ज़रूर याद करके जाएं कि वर्क एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स या फिर उद्देश्य क्या होते हैं। इसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक भी, ये इंटरनल में भी आया हुआ था कि आवश्यक और वैकल्पिक गतिविधियाँ क्या होती है, असेंशियल और फिर जो हमारे ऑप्शनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। तो ये आप अगर आप चाहो तो यूनिट 2 का आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लो, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डीपली और अच्छे से सारा कुछ बताया हुआ है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक बार वर्क एजुकेशन का प्लेलिस्ट में चली जाएंगे और वहाँ पर आपको यूनिट 1 से लेके 5 तक के सारे एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। तो एक बार आप वो देख लो, उसके बाद ये जो वीवीआई वीडियो है ना, ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी टॉपिक आपने ना पढ़ा हो। तो आवश्यक जो होता है मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। आवश्यक गतिविधियाँ वो होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, बच्चों को सिखाना ही सिखाना है। जैसे कि स्वच्छता, कि बच्चे किस तरीके से स्वयं की स्वच्छता पर ध्यान दें, चाहे वो कंघी करना है, ब्रश करना है, अपना नहाना है, ये सारी चीज़ें, और साफ़ सफाई का ध्यान रखना और भोजन। तो ये जो 2-3 मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपकी आवश्यक यानी असेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके बाद वैकल्पिक यानी ऑप्शनल जो होता है उसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो ना आपके व्यवसाय से रिलेटेड आते हैं, वो आपकी लाइफ से जुड़े हुए नहीं होते। वो आपके लिए, मान लीजिए आप अपनी लाइफ में आगे क्या करेंगे, कौन सा आप प्रोफेशन चुन सकते हैं, इससे रिलेटेड होता है। तो जैसे साबुन बनाना, जिल्द चढ़ाना, बागवानी का काम सीखना, मोमबत्ती बनाना, ये सब आप अपना व्यवसाय के लिए कर सकते हो। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी कौन सी हो जाती हैं, वैकल्पिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको, अच्छे से उदाहरण वगैरह देकर पेपर में लिखेंगे। फिर गतिविधियों के चयन के मानदंड, कि जो एक्टिविटीज़ आप चुनोगे वो किस प्रकार चुनोगे, किस बेसिस पर आप एक्टिविटीज़ का चुनाव करोगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये देखोगे कि जो एक्टिविटी आप करा रहे हो वो उद्देश्यों की प्राप्ति करता है या नहीं करता। फिर आप ये देखोगे कि वो जो एक्टिविटी आप करा रहे हो इसके लिए बच्चों की पृष्ठभूमि तैयार है या नहीं है।
इसके साथ ही आप बच्चों के स्तर और रुचि देखोगे, उसी के आधार पर एक्टिविटी तैयार करोगे। साथ ही साथ समय और स्थान भी देखोगे कि कितना टाइम लगेगा और हमारे पास वो जगह अवेलेबल है या नहीं जहाँ पर ये एक्टिविटी करानी है। और संसाधन यानी कि उस एक्टिविटी को कराने के लिए जितने भी हमें रिसोर्सेज चाहिए क्या वो हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं, इन बेसिस पर हम अपनी एक्टिविटीज़ का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। साथ ही साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखना कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं उनके लिए उनके अकॉर्डिंग ही हम एक्टिविटीज़ का चुनाव करेंगे। तो एक्टिविटी को चुनने से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर पेपर में देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए आपको घूमना नहीं है और आंसर बिल्कुल सीधा और सटीक देना है, ठीक है। पेजेस भरने के बारे में मत सोचिए, मैं अभी भी कह रही हूँ पेजेस भरने के नहीं, क्वालिटी के नंबर मिलते हैं। अगर आप एक पेज पर भी टू द पॉइंट आपने आंसर्स लिखे हुए हैं तो आपको उसके नंबर मिलेंगे, ना कि 3-4 पेजों में फालतू की चीज़ लिखने के, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है छोटा टूल किट या फिर आप कह सकते हैं स्मॉल टूल किट जो होता है। तो इसके बारे में आप क्या करना है, आपको 2-4 बातें याद रखनी है। एक तो इसको NCERT ने कब इसको इंट्रोड्यूस किया और इसके अंदर जो औजार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो बहुत सारे औजार होते हैं छोटे छोटे, तो उनके नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका छोटा टूल किट हो जाएगा। अब देखिए यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका वार्षिक गतिविधि योजना। तो अब ध्यान रखना है आपको कि किस तरीके से वार्षिक गतिविधि योजना बनाई जाती है वर्क एजुकेशन की, ठीक है। तो इसके अंदर अब ज़रूरी नहीं है कि वार्षिक है तो पूरे साल का ही आपको जो टाइम टेबल है वो बनाना होगा। क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कोई से भी 2 मंथ 4 मंथ आपको गिवन होंगे और उस मंथ के अकॉर्डिंग ही आपको क्या बनानी है, अपनी योजना। तो अगर आपको योजना बनाने नहीं आती तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है जिसके अंदर मासिक और जो वार्षिक योजना है वो किस तरीके से बनाई जाती है वो मैंने बताया हुआ है। तो वो शायद वर्क एजुकेशन का नहीं है, आर्ट एजुकेशन का होगा, तो कोई बात नहीं, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस क्या करोगे, टाइटल वही रहेंगे और फॉर्मेट वही रहेगा, बस आपको क्या करना होगा, एक्टिविटीज़ को चेंज कर देना होगा। आर्ट की जगह वर्ड की एक्टिविटीज़ कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। मैं उस वीडियो का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा कि किस तरीके से जो वार्षिक गतिविधि योजना है वो बनाई जाती है हर मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट है विभिन्न गतिविधियों द्वारा कौशल विकास। तो इसके अंदर आपको ये बताना होता है कि अलग अलग एक्टिविटीज़ से हम किस तरीके से बच्चों का अलग अलग कौशलों का विकास कर सकते हैं। तो किस एक्टिविटीज़ से क्या विकास हो सकता है ये हमें यहाँ पर बेसिकली बताना है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, और अगर इसको डीपली आपको पढ़ना है तो आप यूनिट 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लो, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें उत्पाद मूल्यांकन व प्रक्रिया। कि अब मान लीजिए जो वर्क एजुकेशन है उसके अंदर तो प्रोडक्शन ही होता है ना, एक तरह से किसी भी चीज़ को बनाना, यही चीज़ें शामिल होती हैं। तो इसके लिए इस जो उत्पाद बनेगा उसका मूल्यांकन इवैल्यूएशन कैसे होगा और उसकी प्रक्रिया क्या है। तो प्रक्रिया में आप ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले सामग्री का चुनाव होता है, फिर सही टेक्निक प्रयोग मतलब चुनाव होता है, फिर कच्चे माल का गुण देखा जाता है, फिर उत्पाद अंतिम रूप तैयार होता है और एंड में इस इवैल्यूएशन किया जाता है। और किस तरीके से किया जाता है इवैल्यूएशन, टीचर्स द्वारा मार्गदर्शन दिया जा सकता है। गुण का निर्धारण की क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए। कार्य की सराहना, बच्चों ने अच्छा काम किया हो तो हमें रिमार्क्स ज़रूर देने चाहिए और बेहतर करने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। तो ये आपकी प्रक्रिया और मूल्यांकन जो है वो हो जाएंगे। अब आ जाइए यूनिट 3 पर, जहाँ पर आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CCE का, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कई बार आप कर चुके हो तो इसके आने के चांसेस तो हैं ही। अब नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रक्रिया की तकनीक और उपकरण। तो टूल्स और टेक्निक्स जो होते हैं इवैल्यूएशन के आप 1000 बार पढ़ चुके होंगे, ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा और सेकेंड ईयर के भी कई सब्जेक्ट के अंदर ये वाला टॉपिक था। तो इसके अंदर चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार और स्वयं और समूह मूल्यांकन। तो ये सारे जो आपको हैं टूल्स और टेक्निक्स वो ध्यान रखने होंगे और साथ ही साथ इसको पेपर में एक्सप्लेन भी करना होगा। अब आगे देखिए आप यूनिट 4 में,
और यूनिट 4 के अंदर आपको ध्यान रखना है कम्युनिटी रिसोर्सेज पर, ठीक है। तो कार्य शिक्षा में समुदाय की क्या भूमिका है, जो आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, समुदाय जो है बाहर का, स्कूल के बाहर जो आपका जितने भी रिसोर्सेज हैं, लोग हैं, बिल्डिंग है, पार्क है और म्यूज़ियम्स हैं, ये सारी चीज़ें, इनकी क्या भूमिका है। तो इनकी भूमिका देखिए क्या महत्व है, आप ये भी कह सकते हो। इनसे वास्तविक ज्ञान मिलता है, इससे सकारात्मक संबंध बना रहता है समाज में भी और विद्यालय में भी, कम्युनिकेशन बना रहता है और विविधता की समझ जो होती है बच्चे में विकसित होती है, क्योंकि विद्यालय के बाहर हमारा समाज एक विविधता वाला होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कार्य शिक्षा में अभिभावकों और समुदाय का उन्मुखीकरण, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये कि जो वर्क एजुकेशन है उसके अंदर जो हमारे पेरेंट्स हैं और जो हमारे कम्युनिटी है या सोसाइटी है वो किस तरीके से पॉजिटिवली रिएक्ट करती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एक तो सम्मान करती है वो वर्क एजुकेशन का, फिर नवीनता को स्वीकृति देती है। अगर वर्क एजुकेशन के थ्रू बच्चा कुछ न्यू चीज़ बना रहा है, कोई नई चीज़ डेवलप कर रहा है, तो उसको स्वीकार करती है। सकारात्मक दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव एटीट्यूड रखती है इसके प्रति, और संप्रेषण विकसित करती है और अभिवृत्ति यानी मोटिवेट करती है बालकों को या वर्क एजुकेशन को और बेहतर करने के लिए। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट और लास्ट आपका यूनिट है यूनिट 5 की तरफ, और यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पूरा इंटीग्रेशन वाला ही है यूनिट 5 कि एकीकरण का अर्थ क्या होता है और महत्व क्या होता है। तो एकीकरण का अर्थ तो सीधा सा है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए किसी दूसरे सब्जेक्ट की हेल्प लेना या जोड़ और पढ़ाना, ठीक है। और इसका महत्व क्या है, मतलब हमें क्यों करना चाहिए एकीकरण, इंटीग्रेशन की क्या ज़रूरत है। तो इससे क्या होता है, अधिगम में सहायता मिलती है। तो कि अगर बच्चे को हम कोई नई चीज़ पढ़ा रहे हैं और हम किसी और सब्जेक्ट से जो बच्चे को पहले से आता है उससे जोड़ देते हैं चीज़ों को, तो बच्चे को ईजी होता है समझना, ठीक है। जीवन पर्यंत अधिगम होता है, मतलब लॉन्ग टाइम लर्निंग हो जाती है बच्चे की, और सरलता तो होती है, चिंतन कौशल का विकास होता है बच्चे का, थिंकिंग स्किल बढ़ती है, क्योंकि बच्चा जोड़ता है कि साइंस में भी हमने टेम्परेचर नापा था तो प्लस माइनस किए थे, और मैथ के अंदर भी प्लस माइनस करना है, तो दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए बच्चा अपनी थिंकिंग स्किल का यूज़ करता है। फिर सक्रियता यानी कि एक्टिवनेस होती है बच्चे की, बच्चा इसमें एक्टिव होकर पार्टिसिपेशन करता है। अब देखिए लास्ट में आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना ही आना है कि कार्य शिक्षा का अन्य विषयों के साथ एकीकरण। और यहाँ पर आपके सिलेबस में 4 विषय दे चुके हैं, ये भाषा, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित। तो इन चारों के साथ आपको पढ़ के जाना है कि किस तरीके से जो वर्क एजुकेशन है उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। अगर आपको नहीं आता अभी तो आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख लो यूनिट 5 की, वहाँ पर चारों सब्जेक्ट है ना पॉइंट वाइज आंसर दे रखे हैं कि कैसे हम कार्य शिक्षा को भाषा या विज्ञान या सामाजिक अध्ययन या गणित के साथ एकीकृत करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो चारों पे भी आ सकता है या कोई 2 या 1 किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको भी प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो ये आपके वर्क एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, और आपने देखा कि यूनिट 1 से लेके 5 तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो वर्क एजुकेशन के पेपर में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर प्रिपेयर कर लें, और जो जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उनको आप यहाँ पर पढ़ लें और तैयार कर लें।